नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैबल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र का मध्यकालीन इतिहास का डिस्कशन का सीरीज चल रहा है, जहाँ पर अभी तक हम लोगों ने मुगल वंश तक डिस्कशन कर लिया है और मुगल वंश के 3 शासकों के बारे में यानी कि बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में हमारा डिस्कशन हो चुका है। फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ, और तब तक आप लोग लेक्चर को लाइक नहीं किए हो तो कर दीजिएगा, बेल आइकन सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अन्य मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा। यार कहाँ कहाँ कितना कितना शेयर किया जाए। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के द्वारा जो है 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा शुरू की गई थी। देखिए इससे कंफ्यूज मत करिएगा, 2 अस्पा और सिंह अस्पा, दरअसल ये मनसबदारों के लिए ही एक व्यवस्था शुरू की गई थी जहांगीर के द्वारा, जिसमें 2 अस्पा के अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही जो मनसबदार थे उनको अपने सवारों की संख्या जो है वह 2 गुनी करनी पड़ती थी, और सिंह अस्पा में बिना उनका पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अपने सवारों की संख्या 3 गुनी करनी पड़ती थी। ठीक है, सिंह अस्पा 3 गुना, 2 अस्पा 2 गुना। ठीक, और छोटा सा जान लीजिए, थोड़ी सी बात और जान लीजिए। देखिए मनसबदारों के संदर्भ में ना जात और सवार 2 शब्द आप लोगों को बार बार देखने को मिलेंगे। जात क्या होता है और सवार क्या होता है यह भी यहाँ पर जान ही लीजिए। अभी फिलहाल मैंने सोचा था कि प्रशासनिक वाले में आपको बताया जाएगा, लेकिन छोड़िए। देखिए जात होती थी संपूर्ण सेना को बोला जाता था। इसमें हाथी, घोड़े, पैदल आदि विभिन्न सेनाओं या सैनिकों को जोड़ करके जात पद प्रदान किया जाता था। जात पद के अंतर्गत ये सभी आते थे, इन सभी की संयुक्त सेनाएं आती थी, उसमें हाथी, घोड़े, पैदल ये सभी शामिल होते थे। जबकि सवार में सिर्फ और सिर्फ घुड़सवार सैनिकों को ही शामिल किया जाता था। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ है, बार बार ये चीज़ें आएगी तो इनको अभी से आप लोग जान लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से मनसब के 3 वर्ग थे। ठीक है, मनसब के 3 वर्ग थे। ठीक, कौन कौन से 3 वर्ग थे? तो देखिए पहली श्रेणी के अंतर्गत वे मनसब आते थे जिनको निर्धारित सवारों के अंतर्गत सवार रखना पड़ता था। मान लीजिए कि अगर 500 निर्धारित कर दिया गया तो आपको 500 रखना ही पड़ेगा। दूसरी श्रेणी के अंतर्गत वे मनसबदार आते थे जिनको निर्धारित सवारों के अंतर्गत आने वाले सवारों का 1/2 यानी कि आधा रखना पड़ता था। मान लीजिए फलाना ए कहीं का मनसबदार है तो ए को बोल दिया गया कि आपके लिए इस मनसब के लिए जो निर्धारित सवारों की संख्या वह 500 है, लेकिन ए ने जो है वह 500 की जगह 250 सवार ही रखे, तो ए को दूसरे कोटि का मनसबदार माना जाता था। इसी प्रकार से तीसरी कोटि के मनसबदार वे लोग होते थे जो 1/3 सवारों को रखते थे। ठीक, मान लीजिए कि अगर 300 रखने का लिए 300 के लिए आ गया व्यवस्था कि आपको 300 सवार रखने हैं, किसी भी मनसब में फ़िक्स कर दिया ए के लिए, या ए मनसब के लिए फ़िक्स कर दिया वहाँ के मनसबदार के लिए कि आपको 300 सवार रखने, लेकिन ए के पास अगर 100 सवार हैं तो उसको तीसरी कोटि का मनसबदार माना जाता था। ठीक, और इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के पद भी होते थे, जैसे कि 500 तक, 10 से लेकर के 500 तक अगर कोई व्यक्ति जो है मनसब प्राप्त होता था उसको मनसबदार कहा जाता था, और अगर 500 से 2500 के बीच अगर किसी को मनसब प्रदान कर दिया जाता था तो उसको अमीर बोला जाता था, और इसी प्रकार से अगर 2500 से ऊपर किसी को मनसब प्रदान कर दिया गया तो उसको अमीर ए आजम कहा जाता था। अमीर ए आजम। खैर ये तो अभी तुरंत आ जाएगा प्रश्न, आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल चलते हैं इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की तरफ, क्योंकि बार बार देखिए मनसब शब्द आता है तो इसको एक बार समझ लें ढंग से, ठीक रहेगा। ठीक है, और ऊपर से जहांगीर वाले लेक्चर में थोड़ा ज़्यादा आएगा। फिलहाल देखिए ये बार बार क्यों आ जा रहा है भाई। देखिए 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात या पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। ठीक, सवारों की संख्या जो है वह बढ़ जाती थी। ठीक,
नेक्स्ट, मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना। 2 अस्पा यानी सवारों की संख्या को 2 गुना करना पड़ता था मनसबदारों को। सिंह अस्पा प्रथा के अंतर्गत सवारों की संख्या को 3 गुना करना पड़ता था। ठीक है, तो फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। दूसरा, मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी होते थे। तीसरा, मनसबदारों के 3 वर्ग थे। चौथा, दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। बताइए नीचे कूट की सहायता से कि कौन सा कथन जो है वह सही है। कूट है ए 1, 2, 3 एवं 4, बी 1, 2 एवं 3, सी 1 एवं 3 या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। मनसबदारों को जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे और इनके 3 वर्ग थे। ठीक, जबकि मनसबदारों का पद जो है वह अनुवांशिक नहीं होता था। ठीक, हालांकि कभी कभी जैसे किसी की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र भी राजा की सेवा में लगातार ईमानदार रहा, राजा ने समझा तो उसे दे दिया, लेकिन यह फिक्स नहीं था। मनसबदारों की जागीरों को स्थानांतरित कभी कभी कर दिया जाता था। ठीक, वहीं इनको वेतन जो है ना वह मीर बख्शी के द्वारा दिया जाता था और साथ ही साथ मनसबदारों को वेतन जो है या तो नगद दिया जाता था या फिर इनको जागीर प्रदान कर दी जाती थी। और जिन मनसबदारों को जागीर दी जाती थी उनको जागीरदार कहा जाता था। फिलहाल यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट जो 500 2500 आपको बताया जा रहा है। तो देखिए ध्यान से देखिए, मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में प्रारंभ किया था। मनसब प्राप्तकर्ता 3 वर्गों में विभक्त थे। 10 से 500 तक मनसबदार, 500 से 2500 तक को अमीर कहा जाता था। 2500 से ऊपर के मनसबदारों को अमीर ए आजम कहा जाता था। इसके अलावा जात और सवार की दृष्टि से भी सभी को 3 श्रेणियों में बांटा गया, उच्च कोटि, निम्न मध्यम कोटि और निम्न कोटि। ठीक, मनसबदारों को वेतन नगद एवं जागीर दोनों ही रूपों में देने की व्यवस्था थी और मनसबदारों की जागीरें जो है वह स्थानांतरित कर दी जाती थी तथा ये मृत्यु होने पर जब्त भी की जा सकती थी, हर जगह लिखा है। ठीक है, तो मनसबदार का पद जो है वह अनुवांशिक नहीं था। नेक्स्ट, मुगल एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। चित्तौड़ की संधि के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था जब अकबर को डिस्कस कर रहे थे। देखिए, 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह जो कि राणा प्रताप के बेटे थे और मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली तथा बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ यानी दुर्ग की किलाबंदी न करने की शर्त के साथ समस्त भूभाग को वापस कर दिया, जो अकबर के समय से ही मुगलों के आधिपत्य में था। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न कई बार आता है। तो यहाँ देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में किसे भेजा था यह पूछा जा रहा है। ठीक है, ए सर थॉमस रो, बी वास्को डिगामा, सी हॉकिंस या डी जॉब चार्नक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। विलियम हॉकिंस को ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले जहांगीर के दरबार में भेजा था। कब? तो 1608 से 1611 ईस्वी के मध्य। ठीक है, विलियम हॉकिंस ही प्रथम अंग्रेज राजदूत तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाले पहले अंग्रेज थे। ठीक है, विलियम हॉकिंस शाही दरबार में 3 वर्ष तक रहे थे और सम्राट जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया था और साथ ही साथ हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि देकर आर्मीनिया की एक स्त्री से इसका विवाह भी करवा दिया था। ठीक है, हालांकि सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया प्रथम राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। थॉमस रो 1615 से 1619 तक ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जहांगीर के दरबार में रहे थे। ये देखिए, 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुँचे और जनवरी 1616 में
अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए थे सर थॉमस रो। ठीक है, सर थॉमस रो बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद तथा अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर गए। साथ ही साथ बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गए और 1 वर्ष तक आगरा में भी सर थॉमस रो रहे थे। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था। तो अभी अभी हमने इतना डिटेल से देखा, इसमें कोई भी आंसर जो है वह सही नहीं है, क्योंकि सर थॉमस रो जो है वह जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम के राजदूत थे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ से आपको विलियम हॉकिंस के साथ जाना चाहिए था, अगर यह प्रश्न आपके सामने आएगा तो, क्योंकि जब नहीं है तो जो है उसके साथ जाइए। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। ए हॉकिंस, विलियम हॉकिंस को सम्मानित किया था इंग्लिश खां की उपाधि से। ठीक है, यह 1608 से 1611 तक जहांगीर के दरबार में रहे थे। नेक्स्ट, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। तो विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि जहांगीर ने दी थी। नेक्स्ट, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था के शासनकाल में। तो जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आए थे 1615 से 1611 के मध्य, और यह जनवरी 1616 में अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए थे। आने में भी तो समय लगता है। नेक्स्ट, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत में सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे। तो यह भारत आए थे 1615 में। ठीक, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में। नेक्स्ट, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू तक आया था। तो यह आए थे सर थॉमस रो। नेक्स्ट, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया। तो बताया ना आपको, जनवरी 1616 में अजमेर में जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो उपस्थित हुए थे, और जब यह इंग्लैंड लौटे तो ब्रिटिश सम्राट का मुगल दरबार का संदेश लेकर लौटे कि कोई भी मुगल दरबार में कोई भी अंग्रेज आएगा तो उसका इसी प्रकार से भारत में स्वागत होता रहेगा। नेक्स्ट, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया वह था। ए फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, बी हॉकिंस, सी निकोलाओ मनुची या डी पीटर मुंडी। चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। एक डच पर्यटक थे फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, इनके द्वारा ही जहांगीर के शासनकाल का विवरण प्रस्तुत किया गया था अपनी पुस्तक रेमोंस्ट्रेटी। ठीक है, रेमोंस्ट्रेटी पढ़ लीजिए, इसको ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ देखिए, रेमोंस्ट्रेटी में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण प्रस्तुत किया गया था डच पर्यटक फ्रांसिस्को पेल्सर्ट के द्वारा। वहीं अगर दूसरों की बात करें तो पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था, यह शाहजहां के समय में आया था। तो निकोलो मनुची जो है वह इटली का यात्री था, और यह उत्तराधिकार के युद्ध के समय भारत आया था। वहीं विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में भारत आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का दूत बनकर, यह प्रतिनिधि बनकर। नेक्स्ट, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की। तो ऑप्शन नंबर बी ने, यानी कि फ्रांसिस्को पेल्सर्ट ने यात्रा की थी। इसकी पुस्तक थी रेमोंस्ट्रेटी, जिसमें इसने जहांगीर के शासनकाल का विवरण भी प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। ए औरंगजेब, बी जहांगीर, सी हुमायूं या डी बाबर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह 2 है। जहांगीर और बाबर दोनों का ही मकबरा भारत में नहीं है। बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल में, और जहांगीर का लाहौर के शाहदरा में है जहांगीर का मकबरा। ठीक, नेक्स्ट, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया। तो जहांगीर को लाहौर के शाहदरा में दफन किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है। तो जहांगीर का मकबरा जो है वह भारत से बाहर स्थित है। बाकी सबका मकबरा ज़रा बताइए। तो सबके बारे में भी पिछले चैप्टर के लास्ट में मैंने डिस्कस किया था, पिछले लेक्चर के चैप्टर कह रहा हूँ, चैप्टर भी पिछला ही था। खैर, फिलहाल नेक्स्ट, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर या डी शाहजहां।
चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। जहांगीर के काल में जहांगीर के राज्यकाल में मुगल चित्रकला जो है वह अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी, या फिर यूं कहें तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर का शासन काल। इसके शासन काल के पहले चित्रकारी जो हस्तलिखित ग्रंथों की विषय वस्तु से ही जुड़ी होती थी, वह इस बंधन से मुक्त हो गई और वह दीवारों पर पहुंची और साथ ही साथ स्वतंत्र रूप से भी चित्रकारी की जाने लगी। अगर बात करें जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकारों की, तो उनमें शामिल हैं फारूक बेग, दौलत, मनोहर, मंसूर और अबुल हसन। और साथ ही साथ जहांगीर के समय के जो सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे वे थे उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, जिसमें से उस्ताद मंसूर को जहांगीर के द्वारा नादिल उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की गई थी और यह जो है एक प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे, जबकि अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की गई, जो कि व्यक्ति चित्र में जिनको की महारत हासिल थी। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। देखिए, नादिर उल अस्त्र की उपाधि जहांगीर के द्वारा उस्ताद मंसूर को प्रदान की गई थी और उस्ताद मंसूर पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे, जबकि नादिर उज जमा की उपाधि उस्ताद जहांगीर के द्वारा अबुल हसन को प्रदान की गई थी, जो कि व्यक्ति चित्र में महारत सिद्ध थे। इसके अलावा या इनके अलावा जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकार फारूक बेग, दौलत, मनोहर आदि थे। ठीक है, और जहांगीर के काल में ही मुगल चित्रकला को स्वर्ण काल बोला जाता है। नेक्स्ट, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो अब तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, जहांगीर के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी मुगल चित्रकला। नेक्स्ट, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? तो नादिर उज जमा की पदवी जहांगीर के द्वारा किसे दी गई थी? अबुल हसन को, और उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, जहांगीर निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की गई थी? तो यह प्रदान की गई थी उस्ताद मंसूर को, जो कि पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे। नेक्स्ट, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो उस्ताद मंसूर पक्षियों के सबसे बड़े चित्रकार थे, जिनको जहांगीर ने नादिल उल अस्त्र की उपाधि दी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर या डी औरंगजेब? चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। जहांगीर के द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई थी तुजुक ए जहांगीरी के नाम से, जबकि तुजुक ए बाबरी जो है वह अकबर की आत्मकथा थी और यह तुर्की में लिखी गई थी। वहीं तुजुक ए जहांगीरी जो है वह जहांगीर की आत्मकथा थी और यह फारसी भाषा में लिखी गई थी। इसमें जहांगीर ने अपने गुणों के साथ साथ अपने व्यक्तिगत दोषों को भी लिखा था। तुजुक ए जहांगीरी जो है वह 3 भागों में बटी हुई थी, जिसमें प्रथम भाग में इस ग्रंथ की प्रस्तावना थी, जिसमें जहांगीर के बचपन का या फिर जहांगीर के आरंभिक जीवन का उल्लेख किया गया था। इस प्रथम भाग यानी कि प्रस्तावना की रचना मोहम्मद हादी द्वारा लिखी गई थी जहांगीर की मृत्यु के बाद। वहीं तुजुक ए जहांगीरी के दूसरे भाग, जो कि इस ग्रंथ का मूल भाग है, उसकी रचना जहांगीर ने स्वयं की थी, और जबकि तुजुक ए जहांगीरी के तीसरे भाग की रचना भी मोहम्मद हादी ने ही की थी। ठीक है, नेक्स्ट, अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था? ए अकबर ने, बी जहांगीर ने, सी मान सिंह ने या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं? देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर या सलीम ने। ठीक है, जहांगीर का नाम ही सलीम था। ठीक, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी यह पूरी उपाधि थी जब जहांगीर राजगद्दी पर बैठा था, यानी कि 3 नवंबर 1605 को आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। इसके साथ साथ पद को ग्रहण करने के साथ साथ जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किए,
जिसमें अबुल फजल का हत्यारा राजा वीर सिंह बुंदेला भी था। क्यों पुरस्कार दिया बताइए तो? पिछले चैप्टर में बात हुई थी ना। देखिए, अकबर के समय में जहांगीर ने विद्रोह कर दिया था और इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार करने लगा था। समझाने के बाद भी जहांगीर नहीं माना तो दक्षिण से अबुल फजल को वापस बुलाया मुगल बादशाह अकबर ने, ताकि जहांगीर को समझाया बुझाया जा सके। लेकिन रास्ते में ही जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला की मदद से अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। ठीक है, चलिए फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। इसीलिए कहता हूँ कोई भी लेक्चर छोड़ा मत किया कीजिए। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? पहला आसफ खां, दूसरा खुर्रम, तीसरा महाबत खां और चौथा खुसरो। कूट है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2 और 4 या डी केवल 2, 3 और 4। चलिए दिख नहीं रहा, सीधे बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। जहांगीर के समय में खुर्रम, महाबत खां और खुसरो द्वारा विद्रोह किए गए थे। देखिए, जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र थे अमीर खुसरो। ठीक है, जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र थे खुसरो। इन्होंने जहांगीर के गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद ही विद्रोह कर दिया और 1606 में पराजित भी हुए थे। ठीक है, 1623 में शहजादे खुर्रम यानी कि शाहजहां ने विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह का दमन महाबत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने किया था। आगे चल कर के 1626 में महाबत खां ने भी जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। फिलहाल आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और खुसरो के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो इसका सही आंसर तो अब तो पता चल ही गया होगा कि खुसरो जो है वह जहांगीर का पुत्र था। यहाँ देखिए, खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था। यह जहांगीर की राजपूत पत्नी मानबाई से उत्पन्न हुआ, मानबाई का बेटा था। ठीक है, इसने अपने मामा मान सिंह और ससुर मिर्जा अजीज कोका की सह पर अप्रैल 1606 में, जहांगीर का राज्य तिलक कब हुआ था? 3 नवंबर 1605 को। और ठीक कुछ समय बाद अप्रैल 1606 में ही खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने खुसरो को आगरा के किले में नज़रबंद कर दिया, परंतु खुसरो अकबर के मकबरे यानी अपने दादाजी के मकबरे की यात्रा के बहाने, जो कि कहाँ था? सिकंदरा में, यात्रा के बहाने भाग निकला। बाद में खुसरो को जहांगीर द्वारा समझाने का प्रयास असफल होने पर भैरावल नामक स्थान पर पिता पुत्र के मध्य युद्ध होता है, जिसमें खुसरो पराजित हो जाता है और बाद खुसरो को वहीं पर पकड़ करके कैद में डाल दिया जाता है। और बाद में खुसरो द्वारा जहांगीर की हत्या का षड्यंत्र रचने के कारण उसको अंधा करवा दिया गया और आगे खुर्रम यानी कि शाहजहां ने अपने दक्षिण अभियान के समय खुसरो को अपने साथ ले जाकर के 1621 में उसकी हत्या करवा दी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? ए जहांगीर, बी गियास बेग, सी आसफ खां या डी खुर्रम। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। जहांगीर जो है वह नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। देखिए, नूरजहां गुट या इसको जुनता दल बोला जाता था। ठीक है, देखिए, जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने नूरजहां गुट या जुनता दल का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे एतमादुद्दौला या फिर मिर्जा गियास बेग, जो कि नूरजहां के पिता थे, असमत बेगम जो कि नूरजहां की माँ थी, आसफ खां जो कि नूरजहां के भाई थे और शहजादा खुर्रम जो कि बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक, तो यानी कि पूरा नूरजहां का परिवार ही था, उसकी पिता, उसकी माँ, उसका भाई और उसका बेटा। यह सभी जो है जुनता दल में शामिल थे या फिर नूरजहां के गुट में शामिल थे। जहांगीर इस गुट का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट, इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी नूरजहां या डी शाहजहां। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी नूरजहां। इत्मादुद्दौला कौन था? नूरजहां का पिता। ठीक, तो नूरजहां ने अपने पिता के लिए मकबरा बनवाया था, जिसको कहा गया उनके नाम से ही इत्मादुद्दौला का मकबरा। देखिए, इत्मादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 के मध्य अपने पिता मिर्जा गियास बेग या इत्मादुद्दौला की याद में बनवाया। यह मकबरा आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अलंकारिक इमारत है और मुख्य मकबरा जो है इसका वह श्वेत संगमरमर का बना हुआ है। नेक्स्ट,
पच्चीकारी या फिर इसको पिट्राडूरा बोलते हैं, या परचीनकारी इन्होंने यहाँ लिख दिया, जबकि यह लिखा जाता पच्चीकारी न कि परचीनकारी। ठीक है, पच्चीकारी या पिट्राडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? ए, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। बी, मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना। सी, संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना। डी, इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना। या ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर अर्ध होगा न कि अर्थ। ठीक, चलिए फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने को ही पिट्राडूरा टेक्नोलॉजी या फिर तकनीक या फिर पच्चीकारी तकनीक बोला जाता था, या पच्चीकारी बोला जाता था, पच्चीकारी तकनीक नहीं। देखिए, पच्चीकारी या परचीनकारी या पिट्राडूरा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। तो कभी आप किसी किले उले मकबरे उकबरे में गए होंगे, मध्यकालीन मकबरे किले में गए होंगे, तो वहाँ पर देखे होंगे दीवारों पर कुछ न कुछ रत्न जड़े रहते थे, कुछ चीज़ें जड़ी रहती थी, उनको ही बोला जाता था पच्चीकारी। ठीक है, और मेहराब क्या बोला जाता था? वो जब आप एंट्री करते थे ना, तो इस प्रकार का जो दरवाज़ा बना रहता था डिजाइनदार, इसको बोला जाता था मेहराब, गुंबद इसके ऊपर। फिलहाल इनके बारे में हमारी बात एक विशेष लेक्चर आप लोगों के लिए बनाया जाएगा, उसमें होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। देखिए, भारत में पिट्राडूरा नामक जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम इत्मादुद्दौला के मकबरे में ही किया गया था। इसका निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता इत्मादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग की याद में करवाया था, आगरा के यमुना नदी के तट पर। ठीक, सूचियाँ दी हुई हैं, इनको आपको सुमेलित करना है। एक तरफ विभिन्न मध्यकालीन शासक हैं जो कि निर्माता के रूप में दिए हुए हैं, और दूसरी तरफ इनके आदेशों द्वारा बनवाई गई मस्जिदें हैं या विभिन्न स्मारक हैं। ए, बाबर जामा मस्जिद संभल। बी, हुमायूं दीन पनाह। सी, अकबर जहांगीरी महल। डी, जहांगीर अकबर के महल मकबरे को पूर्ण करवाना। कूट है ए 1 2 3 4, बी 1 2 4 3, सी 2 1 4 3, या डी 4 3 2 1। चलिए, इसका जो सही आंसर है ना वह ऑप्शन नंबर ए है। सभी सही सुमेलित है। बाबर के द्वारा संभल की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर बसाया था। अकबर के द्वारा आगरा के किले में जहांगीरी महल का निर्माण करवाया गया था, और जहांगीर ने ही अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था सिकंदरा में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कभी सिकंदरा ना लिखा रहे तो आप आगरा भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है ए, दतिया में। बी, खजुराहो में। सी, ओरछा में। या डी, ग्वालियर में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, गोविंद महल जो है वह दतिया में स्थित है। ठीक है, दतिया कहाँ है? मध्य प्रदेश। देखिए, गोविंद महल या गोविंद पैलेस मध्य प्रदेश के दतिया में 7 मंजिला महल है। इसका निर्माण 1614 में राजा वीर सिंह देव द्वारा पत्थरों से करवाया गया था, और यह बुंदेल काल की उत्तम वास्तुशिल्प का उदाहरण है। गोविंद महल के दीवारों पर की गई पेंटिंग एवं अन्य वास्तुशिल्प, ये क्या मतलब है पेंटिंग अन्य वास्तुशिल्प? ठीक है, सिंपल याद रखें, गोविंद महल जो है वो मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है, जिसका निर्माण 1614 में राजा वीर सिंह देव द्वारा करवाया गया था। ठीक, इसके दीवारों पर पेंटिंग और वास्तुशिल्प का भी निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए, अकबर का मकबरा सिकंदरा। बी, जहांगीर का मकबरा शाहदरा। सी, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी। या डी, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है, न कि अजमेर में। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। अकबर का मकबरा सिकंदरा में, जहांगीर का शाहदरा, और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। और यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है अजमेर में। ठीक है, देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर नहीं बल्कि दिल्ली में है। 1325 में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई और इन्हें गियासपुर दिल्ली में दफनाया गया। इनके शिष्यों में अमीर खुसरो और हसन अहमद देहलवी जो है यह प्रमुख रूप से शामिल थे।
चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि शाहजहाँ के बारे में, और तब प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। और तब तक अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते चलिएगा। फिलहाल चलते हैं हम लोग सीधा प्रश्नोत्तर की तरफ, और साथ ही साथ अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करते चलिए। फिलहाल यहाँ पर इस मैप को देखिए यह एक मैप दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि ऊपर दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र दर्शाता है ये वाला, ठीक है। ए अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य, बी मोहम्मद तुगलक का साम्राज्य, सी शाहजहाँ का साम्राज्य, या डी औरंगजेब का साम्राज्य। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। यह चित्र शाहजहाँ के साम्राज्य को दर्शाता है जिसमें गोलकुंडा शामिल नहीं था, ना ही ये कौन सा क्षेत्र है बताइएगा आप तो, ठीक है। देखिए फिलहाल शाहजहाँ के साम्राज्य के क्षेत्र को देखिए, शाहजहाँ के साम्राज्य में काबुल शामिल था, काबुल या अफगानिस्तान जो है वह शामिल था, जबकि गोलकुंडा इसके साम्राज्य से बाहर था। गोलकुंडा को औरंगजेब द्वारा 1687 ईस्वी में अधिकृत कर मुगल साम्राज्य के अंतर्गत शामिल किया गया था। नेक्स्ट, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की क्या जड़ थी? ए काबुल, बी कंधार, सी कुंदूज, या डी गजनी। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी अफगानिस्तान का कांधार क्षेत्र। देखिए कांधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ था, क्योंकि कांधार को अपने हाथ में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दरअसल कांधार की लोकेशन अगर आप अभी भी देखेंगे ना, तो अगर भारत को उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ना है तो कांधार चाहिए, और उत्तर पश्चिम के लोगों को या पश्चिम के क्षेत्र के लोगों को अगर भारत की तरफ बढ़ना है तो भी उनको कांधार पर उनका अधिकार होना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सी लोकेशन थी जिसका बहुत बड़ा सामरिक महत्व आज तक बना हुआ है, तो इसी कारण जो है उनके लिए प्रतिष्ठा का विषय था उस समय भी, ठीक है। अगर उनके अपने साम्राज्य को विस्तार देना था तो उनके पास कांधार का होना जरूरी था, चाहे वह ईरान के शाह हो या फिर मुगल के बादशाह। नेक्स्ट, कांधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। ए प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से, बी मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, सी संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से, या डी सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से अत्यंत गहरा धक्का था कांधार का मुगल साम्राज्य के हाथों से निकल जाना। देखिए शाहजहाँ के शासनकाल में 1649 में कांधार पर पुनः ईरानी अधिकार हो जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि कांधार के बिना उत्तर पश्चिम में मुगलों की स्थिति दुर्बल थी और शाहजहाँ के समय में ही कांधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया था, मतलब दोबारा नहीं आया हाथ में। नेक्स्ट, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? ए हरनाथ, बी जगन्नाथ, सी कविंद्राचार्य, या डी कवि हरिराम। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा की कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह जहांगीर के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था कविंद्राचार्य ने। देखिए कविंद्राचार्य शाहजहाँ के आश्रित कवि थे। इनकी भाषा ब्रज और अवधी, इनको जो है अवधी और ब्रज दोनों ही भाषा का संज्ञान प्राप्त था। फिलहाल इसको छोड़िए। देखिए कविंद्र कल्पलता में कविंद्राचार्य ने शाहजहाँ की प्रशस्ति लिखी थी। इनको सरस्वती उपाधि प्रदान की गई थी और यह संस्कृत भाषा के मर्मज्ञ थे। इन्होंने ही बादशाह से निवेदन कर बनारस तथा इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा करों को समाप्त करवाया था। ध्यान रखिएगा कविंद्र कल्पलता किसने लिखी थी? कविंद्राचार्य ने। किस लिए लिखी थी? तो शाहजहाँ के प्रशस्ति में लिखी गई थी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और बात करते हैं वहाँ पर जो पूछा जा रहा है उसके बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि शाहजहाँ के बल्ख अभियान का उद्देश्य था ए काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना, बी
मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरगना को जीतना। सी, मुगलों की सीमा को वैज्ञानिक पद्धति आमू दरिया पर निर्धारित करना। या डी, मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना, यही शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था। देखिए, बादशाह शाहजहां की कामना अपने पूर्वज बाबर की मातृभूमि को पुनः अधिकृत न होकर मध्य एशिया तथा पश्चिम एशिया के राज्यों में शक्ति संतुलन की अधिक थी। बल्ख अभियान का उद्देश्य काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना, ताकि वे ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच बफर राज्य का कार्य कर सकें। नेक्स्ट, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? ए कलीम, बी काशी, सी कुदसी या डी मुनीर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ईरानी और फारसी पद्य शैली या कविताओं के जानकार कलीम जो है वह शाहजहां के शासनकाल के राज कवि थे। इनका वास्तविक नाम अबू जलीह था। यहाँ देखिए, शाहजहां ने ईरानी फारसी पद्य शैली के कवि कलीम या अबू जलीह को राजकवि नियुक्त किया। कलीम के अतिरिक्त फारसी कवियों में शामिल थे सईदाई गिलानी, कुदसी, मीर मोहम्मद कासी, सायब, सलीम, मसीह, रफ़ी, फारूक, मुनीर, सोदा, चंद्रभान ब्राह्मण, हाजिक और दिलेरी। फिर से नाम ले रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इनका नाम। कवि कलीम तो राजकवि थे शाहजहां के काल में, जिनका वास्तविक नाम अबू जलीह था। इनके अतिरिक्त अन्य फारसी कवियों की अगर बात करें तो उनमें प्रमुख रूप से शामिल थे सईद-ई गिलानी, कुदसी, मीर मोहम्मद कासी, सायब, सलीम, मसीह, रफ़ी, फारूक, मुनीर, सोदा, चंद्रभान ब्राह्मण, हाजिक और दिलेरी। नेक्स्ट, मुमताज़ महल का असली नाम था? ए अर्जुमंद बानो बेगम, बी लाडली बेगम, सी मेहरुन्निसा या डी रोशन आरा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। मुमताज़ महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। यह आसफ़ खां की पुत्री थी। आसफ़ खां नूरजहां के भाई की बेटी। ठीक, देखिए, आसफ़ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह मुगल बादशाह जहांगीर के पुत्र शहजादे खुर्रम यानी कि शाहजहां के साथ हुआ। भविष्य में अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। नेक्स्ट, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। ए ताजमहल में, बी लाल किले में, सी पंचमहल में या फिर डी शेर शाह के मकबरे में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ताजमहल में हमको ईरानी और वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। देखिए, यहाँ पर ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने भारत, ईरान एवं मध्य एशिया से डिजाइनर, इंजीनियर, वास्तुकारों आदि को एकत्र करके करवाया था। इसकी वास्तुकला में भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशियाई वास्तुशैलियों का समन्वय भी दिखाई देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। यहाँ देखिए, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मुगल सम्राटों में शाहजहां जो है वह सबसे महान भवन निर्माण करता थे। इसके काल में चित्रकार और स्वर्णकार की कला का कलात्मक संयोग हुआ। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के बाहर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है और इसके 3 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें पूर्वी प्रवेश द्वार से बादशाह नमाज पढ़ने आया करता था तथा अन्य 2 प्रवेश द्वार यानी कि उत्तरी और दक्षिणी द्वार से सामान्य प्रजा आया करती थी नमाज पढ़ने दिल्ली की जामा मस्जिद में, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जो कि लाल किले के बाहर एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। नेक्स्ट, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? ए अकबर ने, बी जहांगीर ने, सी शाहजहां ने या डी औरंगजेब ने। चलिए,
इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। शाहजहां ने जो है अपने साम्राज्य मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली पुनर्स्थापित कर दी थी या स्थानांतरित कर दी थी। देखिए 1628 में शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था। ठीक है, किरण ए सानी किसकी उपाधि थी? तो यह थी शाहजहां की। फिलहाल फिर से मैं बताता हूँ। देखिए 1628 में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण कर शाहजहां या खुर्रम जो है वह गद्दी पर बैठा और आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ। आगे चल करके इसने राजधानी आगरा से दिल्ली में स्थानांतरित कर दी। ठीक है, नीचे नेक्स्ट बात करते हैं। सूचियों के माध्यम से यह प्रश्न पूछा गया है। एक तरफ विभिन्न स्मारक हैं और दूसरी तरफ विभिन्न शासक निर्माता के रूप में दिए गए हैं और कूट के माध्यम से चयन करना है। तो चलिए यहीं से बताइए, कूट तक हम लोग नहीं चलेंगे, नहीं आप आंसर देख लेंगे। ए अलाई दरवाज़ा दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी, सी बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर, सी मोती मस्जिद आगरा शाहजहां या डी मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब। चलिए इसका सभी सही सुमेलित है। ठीक है, अलाई दरवाज़ा दिल्ली के अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने और दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था ए अकबर, बी नूरजहां, सी जहांगीर या डी शाहजहां। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया। लाल किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, साथ ही साथ आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया और ताजमहल तो ताजमहल है। देखिए आगरा के फतेहपुर सीकरी की बात अकबर के फतेहपुर सीकरी की बात शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की और शाहजहानाबाद के भवनों में जो है वह लाल किला प्रमुख रूप से शामिल है। लाल किला चतुर्भुज आकार का किला है और लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसको लाल किला कहा गया। ठीक है, लाल किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा और दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाज़ा रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट लाल किले के निर्माण के श्रेय का अधिकारी कौन है? तो डायरेक्ट आंसर करें। लाल किले के निर्माण के श्रेय का अधिकारी शाहजहां है, जिसने दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? ए शाहजहां, बी अकबर, सी जहांगीर या डी औरंगजेब। औरंगजेब ही है ना। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था सिर्र ए अकबर के नाम से दारा सिकोह के द्वारा। ठीक है, तो सिर्र ए अकबर क्या है? उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद है। किसने किया था? तो शहजादे दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था या सिर्र ए अकबर के अंतर्गत किया था। इसमें जो है 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। ठीक है, दारा को या दारा सिकोह को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेनपुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी है। लघु क्यों लगा दिया? क्योंकि यह राजा नहीं था। ठीक, यही नहीं, शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी और दारा की जो मूल रचना थी उसका नाम है मज्म उल बहरीन। यह मूल रचना नहीं थी ना, यह तो अनुवाद था। ठीक, मूल रचना जो थी वह थी मज्म उल बहरीन। ठीक है, नेक्स्ट इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी प्रदान की? तो दारा सिकोह को शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी प्रदान की थी। नेक्स्ट दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? उपनिषदों का फारसी में अनुवाद दारा सिकोह ने सिर्र ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत किया था। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया था, जबकि दारा की जो मूल रचना थी वह थी मज्म उल बहरीन। नेक्स्ट सिर्र ए अकबर के लेखक कौन थे? तो सिर्र ए अकबर के लेखक थे शाह बुलंद इकबाल या लघु अकबर। ठीक, यानी कि दारा सिकोह। नेक्स्ट
अधोलिखित में कौन एक दारा सिकोह की रचना है? तो दारा सिकोह की रचना है मजम उल बहैन या फिर बहरीन, ठीक है, क्योंकि सिर्र ए अकबर तो अनुवाद था ना उपनिषदों का, ठीक, जबकि मजम उल बहरीन या बहैन जो है यह दारा सिकोह की मूल रचना है, ठीक है। नेक्स्ट, दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? ए दिल्ली, बी आगरा, सी औरंगाबाद या डी लाहौर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, दारा सिकोह को दिल्ली में दफनाया गया था। यहाँ देखिए, दारा सिकोह को मलिक जीवन नामक बलूची सरदार ने औरंगजेब को सौंप दिया था, ठीक है। दारा सिकोह को मलिक जीवन नामक बलूची सरदार ने औरंगजेब के सरदारों को सौंप दिया। औरंगजेब द्वारा नियुक्त विशेष न्याय समिति ने दारा को विधर्मी घोषित किया और उसको उस मृत्युदंड की आज्ञा दे दी, या फिर उसके मृत्युदंड की आज्ञा दे दी। आगे चल करके 1659 ईस्वी में दारा का कत्ल कर दिया गया और उसके सिर को आगरा के ताजमहल के परिसर में और उसके धड़ को हुमायूं के मकबरे दिल्ली में दफना दिया गया। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, ज़रा बताइए तो आप लोग, ठीक। तो फिलहाल दारा का जो मकबरा है वह दिल्ली में स्थित है, ऐसा मानना ज़्यादा अधिक उपयुक्त है, क्योंकि सर जहाँ तो दिमाग भी वहीं। नेक्स्ट, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था ए अमीर खुसरो, बी दारा सिकोह, सी अमीर हसन या डी शुजा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठीक। दारा सिकोह जो है हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था, ठीक है। यह शाहजहाँ के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा और सबसे अधिक सुशिक्षित और लेखक भी था, ठीक। इसने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया एवं उपनिषदों, योग वशिष्ठ, भगवत गीता आदि का भी फारसी में अनुवाद करवाया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? ए V.A. स्मिथ, बी J.N. सरकार, सी A.L. श्रीवास्तव या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा है। देखिए, डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में शाहजहाँ के शासनकाल को भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध किया है। हालांकि यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जाता है, जबकि चित्रकला की दृष्टि से जहांगीर का काल था, वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहाँ का काल था, ठीक। J.N. सरकार और V.A. स्मिथ शाहजहाँ के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं हैं, जबकि R.S. शर्मा ने शाहजहाँ के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने उपहार में दिया था? ए औरंगजेब, बी मुराद, सी मीर जुमला या डी अबुल हसन कुतुब शाह। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को दिया था। आइए थोड़ी सी कहानी कोहिनूर हीरे की जानते हैं। देखिए, मीर जुमला का वास्तविक नाम जो था वह था मोहम्मद शहीद और यह मूल रूप से आर्दिस्तान का रहने वाला था। यह व्यापार व्यवसाय करने के लिए गोलकुंडा चला आया था और हीरे का व्यापार करता था। बाद में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह, जिसका शासनकाल 1626 से 1672 तक था, उसकी सेवा में जा करके मीर जुमला जो है वह वजीर का पद प्राप्त करता है और आगे चल करके बादशाह शाहजहाँ ने मीर जुमला को 5000 का मनसब और उसके पुत्र मोहम्मद अमीन को 2000 का मनसब दे दिया, यूँ ही, ठीक है। अब जब इस प्रकार का मनसब आपके किसी अधीनस्थ को कोई और दूसरा दे देगा तो आप तो उससे रुष्ट हो ही जाएंगे, तो और यही हुआ, ठीक। इससे नाराज़ हो गया गोलकुंडा का सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह और इसने मीर जुमला के परिवार तथा उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया और इससे क्रोधित होकर के शाहजहाँ ने क्या किया, औरंगजेब को गोलकुंडा से युद्ध करने के लिए भेज दिया। लेकिन दोनों में हो गई संधि। अब मीर जुमला जाए कहाँ, मीर जुमला यहाँ से औरंगजेब के साथ आ गया संधि के परिणाम स्वरूप, ठीक है। फिर
शाहजहां ने मीर जुमला को आगरा बुला लिया और उसे मुअज्जम खां की पदवी से सम्मानित किया। अब इस प्रकार का सम्मान अगर किसी को मिलेगा तो उसको भी तो कुछ ना कुछ अमूल्य भेंट राजा को देनी होगी, तो उसने दिया भी, और उसने दिया कोहिनूर हीरा। ठीक, चलिए, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया? सिजदा होता क्या था? दंडवत प्रणाम जो करते थे, ठीक है। सिजदा और पैबोस, पैरों को चूमना और दंडवत प्रणाम करना किसने शुरू किया था? बलबन, ठीक है। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब? बताइए किसने सिजदा को समाप्त किया था। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। देखिए, मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा प्रथा को समाप्त कर दिया और 1636 से 37 ईस्वी में सिजदा प्रथा का अंत कर दिया, और साथ ही साथ जमीन बोस या पैबोस प्रथा भी खत्म कर दी गई, और पगड़ी में बादशाह के तस्वीर को पहनने की मनाही भी कर दी गई। ठीक है, ये सब बातें शाहजहां के धार्मिक दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। सिजदा देखिए, यह साष्टांग दंडवत प्रणाम जैसा होता था, जो इस्लामी परंपराओं के अनुरूप केवल खुदा के लिए ही किया जा सकता था। तो अब इसके स्थान पर कुछ तो शुरू करना था, तो इसके स्थान पर शाहजहां ने शुरू किया चहार तस्लीम। ठीक है, हालांकि आगे चल करके मनुची यह बताता है कि चहार तस्लीम और सिजदा में भेद कर पाना कठिन हो गया था। ठीक, पहले बैठ करके करते थे प्रणाम, अब फिर दंडवत फिर से करने लगे चहार तस्लीम में भी। नेक्स्ट, और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न, इसके बाद औरंगजेब को डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? ए दारा शिकोह, बी मुराद बख्श, सी शाह शुजा या डी औरंगजेब? चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब वह अधिकांश समय तक दक्कन का या दक्षिण भारत का ही गवर्नर रहा था। यहाँ देखिए, शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब पहले 1636 से 44 ईस्वी तक दक्कन या दक्षिण का गवर्नर रहा। उसके बाद 1622 में उसको पुनः इसी पद पर नियुक्त कर दिया, जिस पर वह उत्तराधिकार के युद्ध में विजय और मुगल बादशाह बनने तक रहा था। नेक्स्ट, और अब अंतिम राजा बादशाह के बारे में फ़िलहाल यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मुगल वंश के, जिसका नाम है औरंगजेब। तो थोड़ा देर पानी वानी पी लूँ मैं, तब तक फिर बात करते हैं। हालांकि आप लोगों को यह समय नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलते हैं सीधा प्रश्नोत्तर की तरफ। और तब तक आप लोग जो है, अगर अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक करते चलिएगा, और साथ ही साथ अन्य मित्रों के साथ शेयर भी करते चलिएगा। बात करते हैं पहले प्रश्न की, और यहाँ कथन और कारण के रूप में यह हमारा पहला प्रश्न, जिसमें कथन ए है, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। कारण आर है कि ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। नीचे कूट की सहायता से आपको सही उत्तर बताना है, नीचे विकल्पों की सहायता से सही उत्तर बताना है। ऑप्शन ए है दोनों, ए और आर सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, दोनों ए और आर सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सत्य और आर असत्य है। और डी, ए असत्य परंतु आर सत्य है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ए असत्य है लेकिन आर जो है वह असत्य है। मुगल गद्दी पर औरंगजेब जो है वह शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ, लेकिन यह उत्तराधिकार उसको तलवार के बल पर मिला था, न कि उत्तराधिकार के नियम के अनुसार, ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकार नियम के अनुसार। ठीक है, होता क्या है, ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकार का नियम, इसमें जो बड़ा बेटा होता है वह राजा बन जाता है। ठीक है, देखिए, मुगल काल में इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, जो जीतता था वही सिकंदर बन जाता था। ठीक है, वही राजा बन जाता। देखिए, मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ, किंतु ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकार के नियम से नहीं अपितु तलवार के बल से। मुगल काल में तलवार ही सत्ता का प्रतीक थी, तलवार के बल पर ही उत्तराधिकार का निर्णय होता था। उत्तराधिकार के लिए कोई भी सुस्पष्ट नियम नहीं था। शाहजहां के पुत्रों में दारा और शुजा के बाद औरंगजेब का स्थान जो है वह तीसरा था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब?
चलिए, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। उसका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 31 जुलाई 1658 को हुआ था और दूसरी बार उसका राज्याभिषेक 15 जून 1659 में अब्दुल मुजफ्फर मुइद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी की उपाधि धारण करके मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ था। ठीक है, देखिए इसका दूसरा राज्याभिषेक जब 15 जून 1659 को हुआ था औरंगजेब का, तब इसने अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी की उपाधि धारण की और यह सिंहासन पर बैठा। पादशाह सर्वप्रथम किसने उपाधि धारण की थी? बाबर ने। कहाँ पर? काबुल विजय के बाद। ठीक है, फिलहाल अगला प्रश्न देखते हैं। धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? ए मोहम्मद गौरी तथा जयचंद, सी बाबर तथा अफगान, सी औरंगजेब तथा दारा सिकोह और डी अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। धर्मत का युद्ध जो है वह 1658 में लड़ा गया था औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य। देखिए, मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दारा सिकोह की तरफ से और मुराद ने औरंगजेब की तरफ से भाग लिया था। धर्मत के युद्ध में औरंगजेब की स्थिति जो है वह मजबूत बनी थी और शाही सेना जो है वह हार गई थी। शाही सेना का नेतृत्व राजा जसवंत सिंह कर रहे थे दारा सिकोह की तरफ से, वहीं औरंगजेब की सेना का नेतृत्व मुराद कर रहा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला सरनाल का युद्ध, दूसरा बिलग्राम का युद्ध, तीसरा धर्मत का युद्ध और चौथा जजाऊ का युद्ध। चलिए, चूंकि कूट अगले पेज पे है इसलिए यहीं पर आंसर देख लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह है 3, 2, 1, 4। ठीक है, यह इनका क्रम है। गलत क्रम बता दिया मैंने आपको, 1 सेकंड रुकिए। सरनाल का युद्ध, हाँ देखिए इसका जो सही क्रम है वह है 2, 1, 3, 4। ठीक है, यहाँ यानी कि पहले बिलग्राम का युद्ध, फिर सरनाल का युद्ध, फिर धर्मत का युद्ध और उसके बाद जजाऊ का युद्ध हुआ था। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेर शाह और हुमायूं के मध्य हुआ था ना, हमने देखा था। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं तो आप देखिए सही आंसर जो था वह यह था 2, 1, 3, 4, यानी कि पहले बिलग्राम, फिर सरनाल, फिर धर्मत और उसके बाद जजाऊ का युद्ध। यहाँ एक्सप्लेनेशन देखिए, इसीलिए मैं इधर से उधर करता नहीं हूँ ना जब इधर कूट वाले प्रश्न रहते हैं। मैं जब कंफ्यूज हो जाता हूँ तो आप भी तो कंफ्यूज ही हो जाते होंगे, जबकि मुझे तो दोनों दिख रहा होता है। देखिए 1572 में सरनाल यानी गुजरात का युद्ध अकबर के गुजरात अभियान के दौरान हुआ, जिसमें अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना ने इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया। वहीं 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। तो 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में औरंगजेब की सेना ने दारा सिकोह की सेना को पराजित किया था। और फिर जजाऊ का युद्ध 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकार हेतु बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच हुआ था। ठीक है, तो फिर से एक बार सारी चीज़ों को देखते हैं। देखिए 1540 में बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। 1572 के सरनाल गुजरात के युद्ध में अकबर ने गुजरात अभियान के दौरान इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया था। 1658 के धर्मत के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकोह की सेना को पराजित किया। तो जजाऊ का युद्ध 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकार के लिए बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। तो हमने देखा मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट है यह धर्मत नामक स्थान, जहाँ पर
जसवंत सिंह जो कि शाही सेना का नेतृत्व कर रहे थे, उनको अकबर की सेना जिसका नेतृत्व मुराद कर रहा था उसके द्वारा हार का सामना करना पड़ा था। यह युद्ध हुआ था 15 अप्रैल 1658 को। ठीक है। नेक्स्ट, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, ए मुराद, बी दा औरंगजेब, सी दारा शिकोह या डी सुलेमान शिकोह। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, सुलेमान शिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। दरअसल दारा शिकोह जब हार गया था और इसको बंदी बना लिया गया था, तब आगे की कहानी देखिए। सुलेमान शिकोह जो कि दारा शिकोह का पुत्र था और उस समय मुगल शहजादा था, उसने श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ले ली। लेकिन आगे चल करके जब पृथ्वी सिंह का उत्तराधिकारी मेदिनी सिंह जो है वह राजा बना, तो उसने औरंगजेब को सौंप दिया सुलेमान शिकोह को। ठीक, सुलेमान शिकोह को आगे चल करके औरंगजेब ने ग्वालियर के किले में बंद किया और वहाँ पर उसको अफीम खिला खिलाकर मार डाला। ठीक है। नेक्स्ट, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? ए आजम, बी अकबर, सी मुअज्जम या डी काम बख्श। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अकबर। ठीक, औरंगजेब के पुत्र अकबर ने राजपूतों के समक्ष अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी विद्रोह करने के कारण। देखिए, औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 में विद्रोह करके अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। देखिए, अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्धों से निराश हो गया था। उसने अपने पिता की धर्मांधता की नीति की सफलता में विश्वास न था उसे, और विचारों से वह जो मोहम्मद अकबर था वह अधिक उदार था। और इसी अवसर का लाभ उठाते हुए मेवाड़ के राणा राज सिंह और राठौर के नेता मारवाड़ के दुर्गादास ने मोहम्मद अकबर के सामने यह प्रस्ताव रखा कि यदि वह यानी कि मोहम्मद अकबर अपने को भारत का बादशाह घोषित कर दे तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सेनाएं उसकी सहायता करेंगी। हुआ क्या फिर? दुर्गादास ने मोहम्मद अकबर को अपने संरक्षण में रखा, राजपुताना तथा खानदेश की कठिन यात्रा की, मुगल सेना या शाही सेना से मोहम्मद अकबर की रक्षा भी की। मोहम्मद अकबर को शिवाजी के पुत्र संभाजी के दरबार में पहुंचाने में सफलता भी प्राप्त की। किसने? दुर्गादास ने। ठीक है। आगे चल करके 1682 में औरंगजेब खुद अकबर का पीछा करते हुए दक्षिण भारत गया था, लेकिन अकबर फारस भाग गया और वहीं पर औरंगजेब के अंतिम काल में अकबर की भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। शिवाजी के पुत्र संभाजी के दरबार में पहुंचे थे ये मोहम्मद अकबर, औरंगजेब के बेटे। ठीक है। कौन लेके गया था? तो दुर्गादास। नेक्स्ट, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ए दिलेर खां, बी जय सिंह, सी जसवंत सिंह या डी शाइस्ता खां। चलिए, इसका देखिए सही आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर बी, जय सिंह। हुआ क्या था कि देखिए, जय सिंह जो है ना वह एक कछवाहा शासक थे और यह कूटनीतिज्ञ भी थे और साथ ही साथ युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। ठीक, तो इन्हीं सब विशेषताओं के कारण 1665 में औरंगजेब ने राजा जय सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी शिवाजी का दमन करने के लिए। लेकिन पुरंदर का किला जीतने पर राजगढ़ की घेरेबंदी के बावजूद भी जय सिंह ने क्या किया कि इन्होंने शिवाजी से पुरंदर की संधि कर ली, क्योंकि उनको पता था कि बीजापुर को अगर जीतना है तो शिवाजी की दोस्ती जरूरी है। ठीक है। तो यही कारण था कि पुरंदर की संधि जो है वह संपन्न हुई जून 1665 में। फिलहाल जब मराठा शासन पढ़ने लगेंगे तो इसके बारे में और डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां या डी जहांगीर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। ठीक, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यह जो कुछ भी दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं भी अभ्यास करता था। इसका व्यक्तिगत जीवन का स्तर अत्यंत ऊंचा था और यह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग भी रहता था। इस प्रकार इसके समकालीन जो है उसको शाही दरवेश समझते थे या
मुसलमान इसको जिंदा पीर के रूप में मानते थे। ठीक है, शाही दरवेश या जिंदा पीर के रूप में माना जाता था औरंगजेब को, क्योंकि जो भी धर्म संबंधी चीज़ों को वह दूसरों के लिए करने के लिए कहता था वह उसका स्वयं भी पालन करता था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब। नेक्स्ट, औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो इसमें परेशान मत होइए, इनमें से कोई भी यूरोपीय यात्री औरंगजेब के काल में भारत नहीं आया था। ठीक है, देखिए पीटर मुंडी जो है वह शाहजहाँ के काल में भारत की यात्रा की थी उसने। विलियम हॉकिंस और थॉमस रोज जो जहांगीर के समय में भारत आए थे। तो एंटोनियो मोंसेराट जो है वह अकबर के समय में भारत आया था। जबकि औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 के बीच था। नेक्स्ट, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों का विजय किया था वह थे ए अहमदनगर एवं बीजापुर, बी बीदर एवं बीजापुर, सी बीजापुर एवं गोलकुंडा, या डी गोलकुंडा एवं अहमदनगर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर और गोलकुंडा का विजय किया था औरंगजेब या जिंदा पीर ने। देखिए हुआ क्या था कि 1652 में आपको बताया गया था ना कि युद्ध लड़ा गया था, औरंगजेब को वहाँ भेजा गया था, दक्कन की तरफ भेजा गया था और इसने वहाँ पर एक युद्ध भी चलाया था गोलकुंडा के विरुद्ध, लेकिन बाद में इसने समझौता कर लिया था। तो वही कहानी यहाँ पर अब आगे बढ़ेगी। देखिए 1652 में जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त हुआ तो उसने गोलकुंडा तथा बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई और उसने इन दोनों राज्यों का विध्वंस भी कर दिया होता, लेकिन दारा सिकोह के परामर्श पर शाहजहाँ द्वारा भेजे आदेश के अनुसार 1656 में गोलकुंडा और 1657 में बीजापुर के विरुद्ध युद्ध को स्थगित कर उसे संधि करनी पड़ी थी। लेकिन अब जबकि वह बादशाह बन गया था, यानी कि बादशाह बनने के बाद उसने अपनी इस अधूरी योजना को पूरा किया और गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में और बीजापुर को 1686 ईस्वी में अपने आधिपत्य में ले लिया। और ऐसा कहा भी जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की चाबियों या कुंजियों से खोला जिस तरह अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। नेक्स्ट, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब प्राप्त की थी? तो औरंगजेब ने बीजापुर की विजय वर्ष 1686 में और गोलकुंडा की विजय 1687 में प्राप्त की थी। नेक्स्ट, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? ए अबू हसन कुतुब शाह, बी सिकंदर आदिल शाह, सी अली आदिल शाह द्वितीय, या फिर डी शाइस्ता खां। हसन शाह था ना, पढ़ा था ना हमने। तो अबू हसन कुतुब शाह जो है उस समय गोलकुंडा का शासक था जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, यहाँ देखिए 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा पर आधिपत्य किया। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया तो उस समय गोलकुंडा का शासन अबुल हसन कुतुब शाह या हसन शाह के पास था। ठीक है, नेक्स्ट, वही चाबियों की बात आगे की गई है, मत परेशान किया करिए। देखिए नीचे एक मानचित्र दिया है, इसमें आपको बताना है कि दिया गया मानचित्र किसके शासनकाल को निर्दिष्ट करता है। ए 1601 में खानदेश विजय के समय अकबर का राज्य, बी 1605 में अकबर की मृत्यु के समय उसका राज्य, सी हैदराबाद विजय के समय औरंगजेब का राज्य, या डी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका राज्य। गोलकुंडा और बीजापुर शामिल हो गए यहाँ, देखिए ध्यान से। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका राज्य। शाहजहाँ में काबुल का क्षेत्र शामिल नहीं था। ठीक, तो ऐसे धीरे धीरे चीज़ों को ध्यान रखिए तो याद हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर सेम चीज़ है, गोलकुंडा और बीजापुर इसके राज्य में सम्मिलित थे। नेक्स्ट, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, या डी औरंगजेब। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब के शासन के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। लगभग 31.6% सेनापति जो थे वह हिंदू थे।
और इसमें से भी मराठों की संख्या आधे से अधिक थी, जबकि अकबर के काल में यह अनुपात 22.5% था, तो शाहजहाँ के काल में 22.4%। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, प्रतिशत नहीं। किसके काल में हिंदुओं की सेना जो है वह सर्वाधिक थी मुगल सेना में, तो किसके काल में थी? औरंगजेब के काल में। उसके बाद अकबर के समय में, और उसके बाद शाहजहाँ के समय में। नेक्स्ट, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी का नाम है औरंगजेब, और इसमें भी हिंदुओं में भी सर्वाधिक संख्या किसकी थी? मराठों की। नेक्स्ट, जजिया किसके काल में पुनः लगाया गया? याद कीजिए, अकबर ने हटा दिया था जजिया। किस सन में हटाया था, जरा कमेंट करके बताइए तो। ए अकबर, बी औरंगजेब, सी जहांगीर या डी हुमायूं? चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर को शामिल किया 1679 में। ठीक है, औरंगजेब ने 1679 में पुनः जजिया को जीवित किया था, जिसे अकबर ने हटा दिया था। नेक्स्ट, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है ए दारुल हर्ब, बी दार उल इस्लाम, सी होली वार या फिर डी जजिया। दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम भी आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी दार उल इस्लाम या दारुल इस्लाम। देखिए, होता क्या था यह जानिए पहले। गैर मुसलमानी देशों को बोला जाता था दारुल हर्ब, और वे इस्लाम के राज्य यानी कि दार उल इस्लाम। अगर दार उल हर्ब में या जो गैर मुसलमानी देश हैं उनको इस्लामी राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता था, तो उसको बोला जाता था उस राज्य को दार उल इस्लाम या इस्लाम का राज्य। ठीक है, और जो गैर मुसलमान देश होते थे उनको बोला जाता था दार उल हर्ब। ठीक, देखिए अब यहाँ पर औरंगजेब एक सुन्नी मुसलमान था और उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी भी विचार से प्रभावित नहीं थी। वह एक कट्टर मुसलमान था। देखिए, उदारदारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानूनों को कठोरता से लागू किया। धार्मिक रूप से अतिवादी था औरंगजेब, बस इतना जानिए। ठीक है, किसी प्रकार से अन्यथा चीज़ों को लेने का प्रयास मत किया कीजिए। ठीक, तो कुरान के कानूनों को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया गया औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, और इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों यानी दार उल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध यानी कि जिहाद करते रहना चाहिए, जब तक कि वे गैर मुसलमानी देश जो है इस्लाम के राज्य के रूप में परिवर्तित न हो जाए। नेक्स्ट, बीबी का मकबरा का निर्माता था ए हुमायूं, बी शाहजहां, सी अकबर द्वितीय या डी औरंगजेब। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। बीबी के मकबरे का निर्माता जो था वह था औरंगजेब। दरअसल इसने अपनी पत्नी राबिया उद-दौरानी की याद में इस मकबरे का निर्माण करवाया था औरंगाबाद में। फिलहाल यहाँ देखिए, औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद-दौरानी के मकबरे का निर्माण 1651 से 61 के मध्य करवाया था, और इसको दक्षिण का ताजमहल भी बोला जाता है। ठीक है, देखिए, इसे बीबी का मकबरा या दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी स्थापत्य कला जो है वह ताजमहल पर ही आधारित थी, इसीलिए इसको द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। किंतु ताजमहल की तुलना में यह मकबरा जो है वह कम सुंदर है, और ऐसा माना भी जाता है कि इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में इसके पुत्र आजम शाह के निर्देशन में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, तो राबिया उद-दौरानी या बीबी का मकबरा जो है वह द्वितीय ताजमहल कहलाता है, जिसका निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र आजम शाह के निर्देशन में 1651 से 1661 के मध्य कराया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? ए जहां आरा, बी रोशन आरा, सी गौहर आरा या फिर डी मेहरून निसा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी मेहरू निसा। ठीक, बाकी अन्य के बारे में भी बात करते हैं। देखिए, औरंगजेब की पुत्री का नाम मेहरू निसा था। ठीक है, देखिए,
जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा ये सभी औरंगजेब की बहनें थी और शाहजहां की पुत्रियां थी। ठीक है, कौन कौन? जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा यह सभी औरंगजेब की बहन और शाहजहां की बेटियां थी, जबकि औरंगजेब की पुत्री का नाम मेहरुन्निसा, जेबुन्निसा, जीनतुन्निसा और बदरुन्निसा तथा साथ ही साथ जुबदतुन्निसा था। ठीक, 4-5 बेटियां थी इसकी। कौन कौन सी थी? मेहरुन्निसा, जेबुन्निसा, जीनतुन्निसा, बदरुन्निसा और जुबदतुन्निसा। जुबदतुन्निसा कुछ इसका अलग प्रोनाउंसिएशन होगा, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो जुबदतुन्निसा मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करिएगा। नेक्स्ट, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? ए सादुस्ता खां, बी अमीन खां, सी जहां आरा या फिर डी रोशन आरा। चलिए देखिए, औरंगजेब ने अपनी बहन जहां आरा को जो है साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। यह सबसे बड़ी बहन थी या सबसे बड़ी बेटी थी शाहजहां की। देखिए, औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। जहां आरा सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी और अपने पिता की उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की भी बड़ी बहन ही तो होगी। ठीक है, औरंगजेब का नंबर तो तीसरा था ना, उसके बाद मुराद था। नेक्स्ट, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। संत रामदास को जहांगीर के औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित किया जाता है। इनका पूरा नाम या फिर इनको संत रामदास या समर्थ रामदास कहा जाता था। ये महाराष्ट्र के एक महान संत थे। इनका जन्म 1608 ईस्वी में हुआ था और यह मुगल शासक जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। हालांकि इनकी प्रसिद्धि औरंगजेब के काल में अधिक होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर औरंगजेब को दिया गया था। देखिए, गुरु रामदास जो है वे अलग थे और संत रामदास अलग थे। ठीक, गुरु रामदास सिख संप्रदाय के चौथे गुरु थे जो अकबर के समकालीन थे, जबकि संत रामदास या समर्थ रामदास जो है यह महाराष्ट्र के एक संत थे। ठीक, नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। बात हो चुकी है इसके बारे में अभी इसी लेक्चर में। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, औरंगजेब ने। देखिए, दिल्ली के लाल किले में के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, क्योंकि शाहजहां ने अपनी योजना के अनुसार किले के अंदर मस्जिद का निर्माण न करवा करके किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। अतः औरंगजेब ने किले के अंदर मस्जिद की आवश्यकता का अनुभव करते हुए मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। तो फिलहाल इसी के साथ मुगल वंश यहाँ पर फिलहाल एक भाग इसका ख़त्म होता है। उसके बाद हम आधुनिक भारत में इस वंश को देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे मुगल प्रशासन, स्थापत्य कला, साहित्य आदि के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।